आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। निर्भया के दोषियों के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया नया डेथ वारंट। 1 फरवरी को सुबह 6 बजे चारों को फांसी देने का आदेश। मुकेश नाम के दोषी के पास अब कोई विकल्प नहीं, बाकी के 3 दोषियों के पास कानूनी विकल्प बाकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 57 उम्मीदवारों की लिस्ट। मॉडल टाउन से कपिल मिश्रा को दिया टिकट। पटपड़गंज से सिसोदिया को टक्कर देंगे रवीने की। निर्भया की मां आशा देवी ने चुनाव लड़ने की खबरों का किया खंडन। कहा, किसी से नहीं हुई बात, राजनीति से नहीं है मेरा कोई भी नाता। कांग्रेस से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की उड़ी थी अफवाह। दिल्ली की जामा मस्जिद में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। जमानत पर निकले चंद्रशेखर भी पहुंचे जामा मस्जिद। नागरिकता कानून के विरोध में जुटी थी भीड़। सरकार CAA पर रुख कर चुकी है अपना साफ। मुंबई धमाके समेत 50 बम धमाकों का आरोपी और फरार आतंकी जलीस अंसारी गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने कानपुर से पकड़ा। कल सुबह मुंबई से फरार हुआ था जलीस अंसारी। अजमेर जेल से पैरोल पर था बाहर। आतंक पर फिर शुरू हुई सियासत। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के गिरफ्तार DSP देविंदर की NIA जांच पर उठाए सवाल। कहा, जांच को ठंडे बस्ते में डालने की कर ली गई है तैयारी। संयुक्त राष्ट्र ने दिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। 2020 में विकास दर 6.6% रहने की उम्मीद। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत। इंदौर में अवैध इमारत के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। विस्फोट कर महज 7 सेकंड में उड़ाई गई बिल्डिंग। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी थी इमारत। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद और बिगड़े हालात। चंबा जिले के होली मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड। कैमरे में पहाड़ दरकने की तस्वीरें कैद। जर्मन मीडिया के इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने POK में रेफरेंडम कराने का किया ऐलान। कहा, POK के लोग तय कर लें पाकिस्तान के साथ रहना है या नहीं। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो नाम सामने आए हैं उन सभी नाम के आगे, उस सूची के आगे लोगों की जात लिखी हुई है, यानी कि किस जात से ये तमाम उम्मीदवार आते हैं। इन उम्मीदवारों की जात भी इस लिस्ट में लिखी हुई है। जातीय आधार पर इस लिस्ट की तैयारी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है, खास करके उस राजनीतिक दल के लिए जो लगातार ये दावा करता है कि जात की राजनीति कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। बिहार के चुनाव हो या किसी भी अन्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा कि वो जातीय राजनीति नहीं करती। अगर जातीय राजनीति नहीं किया जाता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो आखिरकार इस सूची को सामने क्यों रखा गया जिसमें हर उम्मीदवार के आगे उस उम्मीदवार की जात का वर्णन है। यह अपने आप में बताता है कि जातीय आधार कितना बड़ा पैमाना रहा है उम्मीदवारों के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में। यह बड़ी खबर अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान रेफरेंडम देने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। जब जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा, जब धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पा रहा, तब पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा शुरू किया है। पाकिस्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए वो रेफरेंडम कराने को तैयार है कि वो लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। यानी कि दबाव गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान भी कुछ ऐसा ही करे। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के झांसे में आएगा? जनता सड़क पर निकले तो गोलियां दाग देती है पाकिस्तानी फौज। अत्याचार के खिलाफ कश्मीरी अगर आवाज उठाएं तो कत्लो गारद मचा देता है पाकिस्तान। लेकिन अब हिंदुस्तान के अत्याचार बर्दाश्त नहीं करने वाले, और इसका अंदाजा शायद PM इमरान को भी हो चुका है। Pakistan is all ready to give them the right of through a referendum.
जर्मन मीडिया के इंटरव्यू में इमरान खान से बार बार पूछा जा रहा था कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को बोलने क्यों नहीं दिया जाता। बार बार इमरान झूठ बोल रहे थे। Prime Minister Khan, there are many Pakistani people who also say that the human rights situation in the Pakistani part of Kashmir is also not perfect. How do you answer to that? This is very easy. Still, like, protests against the Assad Kashmir administrations aren't allowed in Kashmir. So that's not really freedom of expression either, isn't it? Azad Kashmir has free and fair elections. They select their own government. They run their own affairs. Like in any government, they will have problems. But as I repeat again, why don't we invite all observers from anywhere in the world? Let me stress that one more time. I mean, you'd really take strong stands for the freedom of the Kashmir people, obviously, on both sides. And you do that also in front of the United Nations. Don't you think your voice would be even heard more and better if, like, for example, protests in Kashmir and the Pakistani side would be also allowed? Why not? Pakistan is all ready to give them the right of, through a referendum or a plebiscite, let them decide what they want to do. Pakistan is all ready to give them the right of, through a referendum or a plebiscite, let them decide whether they want to remain with Pakistan or whether they want to be independent. आखिरकार इमरान खान ने मान लिया कि पीओके पर किए जा रहे उनके दावे पर ना तो खुद उन्हें भरोसा है और ना दुनिया को यकीन है। तो क्या पीओके गंवाता देख रेफरेंडम का रास्ता तलाश रहे इमरान या फिर कश्मीर पर नया पैंतरा फेंक रहा है पाकिस्तान? ये बात करके इमरान खान साहब फंस गए हैं। ना रेफरेंडम होगा और जो वहाँ के जो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उनके एहतजाज को ये गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएगी क्योंकि उनके अंदर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। दरअसल इमरान को अंदाजा हो चुका है कि भारत की कब्जा की हुई जमीन पर पाकिस्तान और बहुत दिन तक कब्जा नहीं कर सकता और पीओके के लोगों पर अत्याचार करके तो बिल्कुल नहीं। लिहाजा इमरान ने रेफरेंडम का आखिरी कार्ड चल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान जैसा देश और इमरान खान जैसे पाकिस्तान के नेता जब इस तरह की बातें करें तो हंसी भी नहीं आती क्योंकि ये हंसी के भी 2 कदम आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा इतने बड़े पैमाने पर करने लगा है कि अब तो पाकिस्तान को खुद अपने भीतर के कोहराम की तरफ कोई सनद ही नहीं। पाकिस्तान इस बात को बुरे तरीके से मानने लगा है कि बलूचिस्तान, बल्टिस्तान और अन्य तमाम प्रांतों के नागरिकों को अचानक गायब कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान इन्हें गायब नहीं करेगा, पाकिस्तान अब इनके बारे में रिपोर्ट भी लिखेगा। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों को गायब करता है, उसकी जबान पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? पाकिस्तान के दक्षिणी सूबे बलूचिस्तान में बलूचों पर खतरनाक अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में पश्तूनों का जबरदस्त दमन हो रहा है। कराची में मुहाजिर अलग मुल्क बनाने को तैयार बैठे हैं। सिंधी अलग पाकिस्तानी फौज के दमन से परेशान है और पूरे पाकिस्तान में फौज के अत्याचारों का गुस्सा लोग इमरान सरकार से निकाल रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि जब से पाकिस्तानी जनरल बाजवा ने इमरान को हटाकर नवाज को बिठाने के प्लान पर काम करना शुरू किया, तब से पूरी इमरान सरकार फौज के खिलाफ मोर्चा खोलकर उतर गई। कोई मंत्री टीवी डिबेट में भूत लेकर बैठ जा रहा है तो कोई मंत्री बलूचों, पश्तूनों को अगवा कर हत्या करने का आरोप लगा रहा है। मैं समझती हूँ कि इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का बहुत बड़ा इशू है। ये शिरीन मजारी है, इमरान सरकार की मानवाधिकार मंत्री है। पाक फौज जिस तरीके से बलूचों को अगवा कर हत्या करती है उसके खिलाफ ये खुलकर बोल रही है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया आप उनको फौरी तौर पे कोर्ट में पेश करेंगे, उन पे चार्जेस लगाएंगे। ये नहीं कि रात के अंधेरों में आप उठा के ले जाएं और सालों साल पता ही ना हो कि क्या हुआ है। इमरान के इस कैबिनेट मंत्री के बयान से साफ है कि कत्ल करे फौज, बदनाम हो सरकार, ये नहीं चलेगा। हालांकि इमरान की मंत्री की शिकायत है कि जरूरी कानून को लटकाया जा रहा है। डिसेबिलिटीज का बिल 1 साल से ज्यादा वहाँ रुका रहा, अब जनवरी में वहाँ उन्होंने टेबल किया और फौरी तौर पे नेशनल असेंबली से तो पास हो गया। अब और वो ज़ैनब अलर्ट बिल जो बच्चों की किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में, वो भी 9 महीने फंसा रहा। इमरान सरकार के अंदर बाजवा शासन के खिलाफ बढ़ता गुस्सा इसलिए है क्योंकि बाजवा ने अपनी कुर्सी की हिफाजत वाला कानून 1 दिन में ही पास करवा लिया और पाकिस्तानियों को
कत्लेआम से बचाने वाले कानून लटकाए जा रहे हैं। इमरान के मंत्रियों की ओर से उठती ये चिंगारी साफ संकेत देती है कि पाकिस्तान में जल्दी बाजवा नया कुनबा तैयार करने वाला है और बहुत मुमकिन है कि विदेश से लौटते ही नवाज पाकिस्तानी हुकूमत की कुर्सी पर काबिज हो जाएं। टीम न्यूज़ नेशन। SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बैठक लगातार हिंदुस्तान शिरकत करता रहा है, अब वो बैठक हिंदुस्तान में होने वाली है। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी भारत न्योता दे रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस बैठक में अगर इमरान खान शिरकत करने के लिए हिंदुस्तान आते हैं तो क्या वो अपने मुंह पर ताला लगा पाएंगे? क्या वो चुप रह पाएंगे? अगर चुप नहीं रहे इमरान खान तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जब से कुर्सी पर बैठे हैं तब से पाकिस्तान की चिंता कम और कश्मीर के नाम पर घुले जा रहे हैं। इमरान यूरोप जाते हैं तब कश्मीर राग, इमरान यूनाइटेड नेशंस जाते हैं तब कश्मीर राग, इमरान खाड़ी के देशों में जाते हैं तब भी कश्मीर राग, इमरान पूर्वी एशियाई देशों में जाते हैं तो कश्मीर का राग लापते हैं। इस इमरान खान को पाकिस्तान की बदहाली की चिंता नहीं है। पाकिस्तान में 55 रुपए किलो आटा मिल रहा है, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन भारत ने नागरिकता देने का कानून क्या बना दिया, उस पर इमरान खान परेशान है। और अभी उसी इमरान खान को हिंदुस्तान अपने न्योते पर बुलाने वाला है। दरअसल इमरान खान को भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलावा देने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने न्यूज नेशन से कहा है कि इमरान को न्योता दिया जाएगा। सर, SCO के बेस्ट प्रैक्टिस जो हैं दरअसल उसके बारे में आपने बताया। मैं जानना ही चाहता हूं कि बतौर प्रधानमंत्री क्या इमरान खान को SCO की समिट में भारत आने के लिए न्योता भारत की सरकार भेजेगी? और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा जो स्थितियां हैं उसमें इमरान खान भारत आएंगे? देखिए, मैं ये बता सकता हूं कि हम क्या करेंगे, और मैंने अभी बताया है कि ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है कि जब भी SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है तो SCO के जो 8 सदस्य देश हैं उनको बुलाया जाता है, जो उनके 4 ऑब्जर्वर देश हैं उनको बुलाया जाता है, और जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बुलाया जाता है। जैसा मैंने कहा कि जितने भी ये सारे हैं हम सबको बुलाएंगे। दरअसल भारत 8 देशों वाले शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। पाकिस्तान भी इस ग्रुप का सदस्य है। इसकी सालाना बैठक में 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 4 पर्यवेक्षक देशों के अलावा दूसरे देशों को भी बुलाया जाता है। वैसे SCO की बैठकों में कई बार विदेश मंत्री भी शिरकत करते रहे हैं। 2001 में चीन के शंघाई में बनाए गए इस ग्रुप में भारत 2005 से पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद था, लेकिन 2017 में इसका सदस्य हो गया और इसीलिए भारत को भी इस ग्रुप की सालाना बैठक करने का मौका मिला। इस ग्रुप में रूस, चीन, किर्गिज, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अलावा पाकिस्तान भी है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारत ने परिपाटी और परंपरा का पालन किया है, लेकिन इमरान खान के इस न्योता के साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान अपना मुंह बंद रखेंगे? क्या इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पर चुप्पी साधे रहेंगे? क्या इमरान खान धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने पर भी कोई चर्चा नहीं करेंगे? क्या इमरान खान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रेफरेंडम के बहाने हिंदुस्तान में रेफरेंडम की मांग नहीं करेंगे? क्या इमरान खान CAA के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलेंगे? क्या इमरान खान भारतीय पत्रकारों से बातचीत नहीं करेंगे? ये तमाम सवाल इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि इमरान खान मौके की तलाश में हैं कि किसी न किसी तरीके से सुर्खियां बटोरने का कोई अवसर तो मिले, और यह अवसर क्या हम उन्हें प्रदान करने जा रहे हैं? आइए बात करते हैं डॉक्टर बॉम्ब की। आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है? दरअसल हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की पुलिस के गिरफ्त में तो है, लेकिन 50 से ज्यादा जगहों पर बम बनाने के लिए वो जिम्मेदार माना गया है। लेकिन डॉक्टर बॉम्ब गायब है। पैरोल पर निकला डॉक्टर बॉम्ब अब फरार है। जिम्मेदारी किसकी है? यह है बड़ा सवाल। आतंक की जली संसारी, आतंक का वो डॉक्टर बम ने 50 से ज्यादा बम धमाके किए, न जाने कितने बेगुनाहों की जान ली, जिसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है। लेकिन चंद दिनों के पैरोल के बाद अचानक गायब हो गया। बाद में उसे यूपी के कानपुर से गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी को रात में हमारे IG STF को सूचना दी गई कि इस प्रकार की घटना हुई है, और उसमें IG STF ने अपनी टीम को एक्टिवेट करते हुए
अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को बढ़ाते हुए इन्होंने जो है डॉक्टर जलीस अंसारी को गिरफ्तार किया। जलीस अजमेर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसे 28 दिसंबर को 21 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया था और 17 जनवरी को उसकी पैरोल खत्म हो गई है। जलीस अंसारी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से जुड़ा था। जलीस पर जयपुर ब्लास्ट के अलावा अजमेर, मालेगांव, हैदराबाद, लखनऊ, गुजरात और 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट में शामिल होने का भी आरोप है। 1994 में जलीस अंसारी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। जलीस अंसारी मुंबई के जेजे अस्पताल में डॉक्टर रह चुका है। उसे खतरनाक आतंकी अब्दुल करीम टुंडा का बेहद खास माना जाता है। 1984 में उसकी मुलाकात आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से हुई, जिसके बाद वो उसके संगठन में शामिल हो गया। टुंडा ने अंसारी को बम बनाने की ट्रेनिंग दी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर देश भर में 50 से ज्यादा बम धमाकों को अंजाम दिया। राजस्थान में इसने ब्लास्ट किए हैं, हैदराबाद में किए हैं, गुलबर्गा में, कर्नाटका में किए हैं, महाराष्ट्र में किए हैं, अलग अलग जगह किए हैं इसने। मेरे ख्याल से टुंडा ने इसको ट्रेनिंग दी थी। जो टुंडा पाकिस्तान नेपाल से जो पकड़ा गया था, शायद उसने इसको ट्रेनिंग दी थी। पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली है इसने। इतने खुखार आतंकी को आखिरकार पकड़ लिया गया है, लेकिन जलीस अंसारी अगर भागने में कामयाब हो गया होता तो अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता था। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टी न्यूज़ नेशन। और ये बात करते हैं किस तरह से आतंकवाद के मसले पर भी हमारे देश में राजनीति होनी लाजमी हो गई है। अब राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर यह सवाल उठाया है कि जिस देवेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर पुलिस का होते हुए भी आतंकवादियों की मदद के लिए गिरफ्तार किया गया है और अब उसकी जांच एनआईए कर रही है, उस देवेंद्र सिंह की जांच वाकई में हो पाएगी? क्योंकि जो भी जांच एनआईए को सौंपी जाती है, ऐसा राहुल गांधी का मानना है कि उस जांच पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाता है। अब वाकई में ये सच है या नहीं, ये बात तो तथ्यों के आधार पर साबित किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। डीएसपी देवेंद्र सिंह के आतंकी कनेक्शन को लेकर हर दिन नया खुलासा हो रहा है। डीएसपी देवेंद्र सिंह और पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में अहम सुराग हाथ लग रहे हैं। इस बीच डीएसपी की गिरफ्तारी और एनआईए की जांच पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डीएसपी के बहाने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आतंकी देवेंद्र को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका केस की जांच एनआईए को सौंपना है। एनआईए प्रमुख वाई के मोदी ने गुजरात दंगों की जांच की थी। वाई के मोदी की वजह से केस शांत हो चुका है। आतंकी देवेंद्र को कौन चुप कराना चाहता है? जब हमारे जवान शहीद होते हैं कश्मीर में, सीआरपीएफ के, पुलवामा में इतनी बड़ी घटना होती है, तो यही देवेंद्र पुलवामा में होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप। राहुल से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल दागा था कि डीएसपी किसके इशारे पर काम कर रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। इन सवालों पर बीजेपी ने भी मैदान संभाला और कांग्रेस के नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर नसीहत दे डाली। कोई आतंकी हमला हो जाए उसके मुद्दे पर, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी विवाद बनाती है। देश के सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरह का सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को ये बहुत भारी पड़ेगा। वहीं डीएसपी से एनआईए राज उगलवाने में जुटी है। पता लगाया जा रहा है कि किन किन धमाकों में डीएसपी का हाथ रहा है और कौन कौन लोग इस साजिश के मास्टरमाइंड हैं। टी न्यूज़ नेशन। पूरी दुनिया भर में इस्लामिक जीनोफोबिया कितने बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, ये पोलैंड से समझ आता है। पोलैंड के राजनेताओं से जब ये सवाल पूछा गया कि शरणार्थियों को आप अपने देश में जगह देते हैं क्या, तो इस पर पोलैंड ने कहा कि सबसे ज्यादा यूरोप के शरणार्थी पोलैंड में ही रहते हैं, लेकिन इसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। अब यही बात आज पूरी दुनिया भर के लिए दीगर है। क्या जीनोफोबिया या यूं कहीं कि इस्लामोफोबिया बड़े पैमाने पर अब दुनिया के तमाम देशों में देखा जा रहा है? दुनिया में बढ़ते आतंकवाद को लेकर अक्सर मुसलमान सवालों के घेरे में रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप सभी आतंकवाद से पीड़ित है। ऐसे में पोलैंड की सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे पोलैंड ने किसी मुस्लिम रिफ्यूजी को नहीं अपनाकर अपने मुल्क को सुरक्षित किया। If you are asking me about Muslims illegal immigration, none
not even one will come to Poland, not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. पोलैंड में 2 मिलियन यूक्रेनियन काम करते हैं। सांसद के दावे के मुताबिक इसमें एक भी मुस्लिम नहीं है और इसी वजह से उनके देश में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland. पिछले 10 सालों में अमेरिका और यूरोप में आतंकवाद की घटनाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि कभी न कभी शरणार्थी के तौर पर शरण लेने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। इसी वजह से पोलैंड ने ऐसा कदम उठाया। टी न्यूज़ नेशन।